हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी हमारी चैप्टर थर्ड होगा हिस्ट्री का क्लास 6। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, टाइटल में भी देखा होगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम मतलब ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है ना कि इसमें वैसे पहले जितनी कहानियाँ वगैरह कुछ नहीं है। इसमें हर एक लाइन में मतलब आगे की कड़ी को जोड़ने के लिए वो मतलब पहले वाले लाइन समझना जरूरी है। हर एक लाइन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहले वाले चैप्टर भी देखे होंगे और उनमें बहुत कुछ सीखा होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये सीक्वेंस में मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी बेहतर सीखते जा रहे हैं। तो आज का चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रखा है इसमें यहाँ से कि आज के चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मतलब जो इकट्ठा करते हैं ना तो संग्रह बोलते हैं, जैसे इकट्ठा करना। और उससे उत्पादन मतलब जैसे खेत में बोना उगाई तक। इसके अलावा तो स्टार्ट में क्या कर रखा है इसने एक कहानी, जैसा कि चैप्टर की शुरुआत एक छोटी कहानी से करते हैं। तो इसमें एक तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़की है एक लड़की जिसका नाम है नेइनुओ। नेइनुओ वो मतलब कि खाना बनाती है, अपने पसंदीदा खाना बना रही थी। तो उसका पसंदीदा खाना क्या है, देखो अब चावल है, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स, गोश्त, ये इसका पसंदीदा खाना है। देखो इसको कद्दू भी पसंदीदा खाना है, हमारे यहाँ कद्दू को कोड़ा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कद्दू आपका फेवरेट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तो होगी थोड़ी मस्ती। इसके अलावा वो अपनी पसंदीदा खाना बना रही थी। जैसे उसने कद्दू बीन्स उसकी जो नानी के अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाया उगाया था। मतलब घर के पीछे जो जगह थी उसमें ये सारे बीन्स कद्दू स्क्वाश ये उगे हुए थे। तो उनको वो खाते खाते अन्य नुओं को अपने पिछले दिनों अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। मतलब एक बेस तैयार कर रहे हैं खाने के बारे में कि तो जैसे पहला जो सब टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है विभिन्न प्रकार के भोजन। विभिन्न प्रकार इसमें बताया क्या हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जैसे हमें भोजन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, कैसे कैसे होती है। कि चूंकि हम अलग अलग प्रकार का भोजन लेंगे ना तो हमें अलग अलग भोजन की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि धान मतलब चावल की अगर खेती करना हो तो गेहूं और गेहूं की जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अनुकूल वातावरण की ही भी आवश्यकता होती है। मतलब पशु भी एक जलवायु के अनुसार एक विशेष वातावरण में उनकी उपस्थिति पाई जाती है। जैसे कि सूखी एवं पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रहती हैं। जैसे पर्वतीय वाले जो क्षेत्र हो गए, जो सूखे क्षेत्र है, घास जहाँ पाया जाता है बस। पहाड़ी वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, भेड़ एवं बकरियां ज्यादा सहजता पूर्वक रह सकते हैं। इसके अलावा जैसे अलग अलग क्षेत्र की बात, जैसे मरुस्थली की बात की जाए, मरुस्थल में ऊंट जैसे जानवर रह सकते हैं। वहीं जैसे बर्फीले एरियाज की बात करें तो वहाँ पे याक हो गया और जंगली बियर। मतलब अ, ये मतलब जलवायु पे डिपेंड करता है कि कैसी वनस्पति होगी, कैसे कैसा आपको खाना होगा और कैसे कैसे जहाँ पे जीव जंतु पाए जाएंगे। ये जलवायु पे डिपेंड करेगा। खेती एवं पशुपालन की शुरुआत हमने खेती एवं पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, अब ये जानेंगे कैसे खेती की स्टार्ट। हमने इससे पहले तो इसे पिछले वाले चैप्टर में इतना जाना था कि जैसे जैसे उन्होंने मतलब एक जगह रहना स्टार्ट किया तो जैसे जैसे जानवरों के पीछे दूसरी जगह आते तो महिलाएं बच्चे पुरुषों ने कुछ ऐसे दाने इकट्ठा करना, मतलब मोटे अनाज के, उनको थोड़ी पहचान होने लगी थी। इस चैप्टर में जानेंगे कि खेती कैसे करने लगे होंगे वे और पशुपालन कैसे करने लगे होंगे। जैसे जैसे दुनिया की जलवायु बदलती रही साथ ही लोग जिन वनस्पतियों एवं भोजन का के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होता रहा तो उनका जो भोजन भोजन और उसके साथ साथ की जो वो पशुओं का जो भोजन वनस्पति ये भी चेंज होती रही। लोगों को ध्यान कुछ और बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ से मिलेगी, कौन सी वनस्पतियाँ खाने के योग्य है। बीज को मतलब अपनी डंठल से टूटकर यदि गिरते हैं तो बीजों का अंकुरण होता है, उनसे पौधे निकलते हैं। मतलब उन्होंने देखा धीरे धीरे कि जैसे जैसे बीज जैसे पक जाता है कोई भी फूल या उससे बीज गिरता है नीचे तो वो अंकुरित होता है, उससे नए पौधे का मतलब निर्माण होता है, उस नए पौधे का विकास होता है, अंकुरण होता है। पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी धीरे धीरे उन्होंने। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और बीज पक सके।
इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बने होंगे, मतलब धीरे धीरे ऐसे पौधों की रक्षा करते हुए, उनके जानवरों से उनकी रक्षा करते हुए वे धीरे धीरे क्या बन गए होंगे, उन्होंने खेती करना स्टार्ट की होगी कि वो कृषक बन गए होंगे। और लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को अट्रैक्ट किया होगा, मतलब आकर्षित किया होगा, और उनको क्या बना लिया होगा, पालतू। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह गया था, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब सबसे पहले जिस जानवर को उन्होंने पालतू बनाया था वो क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे इसके बाद में जैसे भेड़ हो गई, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित किया गया, वहाँ चारा रखा गया, क्योंकि ये जानवर क्या थे, झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। तो अक्सर लोग उन्हें जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। और धीरे धीरे ये पशुपालन भी, मतलब इनका पशुपालना भी स्टार्ट कर दिया उन जानवरों की, जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई, इनकी जंगली जो जानवर थे उनसे रक्षा करते करते इन्होंने पशु पालना स्टार्ट कर दिया। अब बसने की प्रक्रिया मतलब ये इन्होंने एक जगह रुकने की, रुक के रहने की प्रक्रिया यही है कि जब लोगों के द्वारा पौधे उगाने लग गए होंगे, मतलब जब वो लोग पौधे उगाने लगे और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया होती है वहीं बसने की प्रक्रिया, इसको नाम दिया गया था। क्योंकि आपको अगर कृषि खेती करनी हो तो चूंकि खेती एक दिन में तो हो नहीं जाएगी, तो उसके लिए टाइम लगता है, तो उनको एक जगह रुक के रहना पड़ेगा। इसके बाद जब खेती हो जाएगी, अनाज हो जाता था, तो फिर से मतलब जब खेती हो जाएगी तो जो अनाज वगैरह होगा उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए, उसको लेके थोड़ी घूमेंगे। तो इस तरीके से वो एक जगह स्टेबल रह गए। और ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर भी रखा जाता था जो फिर से उगने के लिए मतलब उनके सुरक्षित रह सके। और ज्यादातर कौन से फसलों को वो चुनते थे, कौन से पौधों को वो चुनते थे, वे चुनते थे उन पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, जैसे गेहूं, जौ, चावल हो गए। और साथ ही जो मजबूत डंठल हो, जो अनाज के पक्के दानों को बाहर संभाल सके, मतलब जो पेड़ का जो तना होगा वो डंठल होगा, वो मतलब इतना मजबूत हो कि जब अनाज अनाज आए पके तो उसको संभाल सके। तो ऐसे पौधों को वो आमतौर पर चुनते थे अपने बसने की प्रक्रिया के दौरान। अब जानवर कौन से रखते थे, पशुपालन में जानवर वो रखेंगे जो अहिंसक जानवर हो, मतलब जैसे गाय, भेड़, बकरी, ताकि जो मतलब हिंसा ना कर सके। जो अहिंसक जानवर होते हैं, जो प्रजनन कर सके, प्रजनन के लिए जिनको चुना जा सके, प्रजनन मतलब अपने जैसे दूसरे जानवर पैदा कर सके। और अहिंसक मतलब जिनसे खाने का डर ना हो कि वो कोई नुकसान पहुंचाएंगे तरह। तो इसलिए जो फिर धीरे धीरे होने क्या लग गया, जो पालतू जानवर थे और जो खेती थे, खेत में जो उगा रहे थे जो फसल, उनमें, और जो वनस्पति थी जंगलों में जो उगाई जा रही थी, जो जंगल के जो जानवर, जंगली जानवर थे, उनमें धीरे धीरे डिफरेंस होने लगा है। क्योंकि वहाँ के जानवरों का रहना सहना, खाना पीना, जलवायु अलग मिल रही थी जिनको अलग से। तो इनमें डिफरेंस एक जनरली ऐसा देखा जा सकता है कि जो पालतू जानवर है ना, उनके दांत एवं सींग है ना, जो जंगली जानवरों से, मतलब जो सींग और जो दांत है ना, वो जंगली जानवरों से छोटे होते हैं। क्योंकि उनको ऐसे ही उनकी जंगली जानवरों को क्या है, शिकार करने के लिए आवश्यकता होती है, दांत दांत चाहिए और सींग चाहिए। इनको ऐसी जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे ये उनसे अलग होते गए। तो पालने के लिए कैसे पशुओं का हमने देखा कि जो अहिंसक तरीके के पशु होते हैं उनका, उनको ये पालने के लिए यूज करते थे। बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से करते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू पशुओं में कुत्ते के बाद पहले का कुत्ता आता है, फिर भेड़ बकरी आता है, और फसल में क्या आते हैं, गेहूं और जौ आते हैं। क्योंकि अब आगे आगे जैसे जानेंगे कि गेहूं का सबसे पहले कहाँ उगाया हो गया होगा। क्योंकि अनाज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं हमें पता है, अनाज का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। खाद्य के रूप में, खाने के लिए, बीज के रूप में, ताकि अगले नेक्स्ट ईयर को पैदा किया जा सके, उपहार, किसी को उपहार में देने के लिए। इसके अलावा भंडारण, भंडारण मतलब इकट्ठा करके रखना ताकि लंबे समय तक चल सके। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम पे उपजाने के लिए भी कुछ बीज बच सके। जो एक नवीन जीवन शैली, जीवन शैली, इसका मतलब क्या है कि चूंकि कुछ भी काम करते हैं हम, कुछ भी हमें अगर कुछ भी हासिल करना हो तो वक्त तो लगता है। अचानक जो क्विक सक्सेस होती है वो किसी काम की नहीं होती, एक टाइम के लिए खुशी देती है। तो किसी को पाने के लिए, मतलब कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी किसी भी चीज़ का विकास करना हो तो उसके लिए वक्त तो लगता है। तो इनमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक भी लग जाता। हमने पहले भी बात की थी कि जो फसल पैदा करनी है तो उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है। कुछ दिन लग जाते होंगे, कुछ महीने भी, कुछ साल भी लग जाते, इसलिए इनको क्या करना पड़ता था, लंबे समय तक एक जगह रहना पड़ता था, बीज बोने से लेकर फसल पकने तक।
उसके बीच में सिंचाई करना होगा, खरपतवार करना होगा, जानवरों चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करनी होगी। कटाई के बाद जो अनाज है ना, उसको संभाल कर भी रखना होता था। तो ये इनकी एक नई जीवन शैली बन गई थी। पहले की स्टार्टिंग में क्या थे, घुमाऊ घुमक्कड़ हो रहे थे, मतलब कि वैसे जानवरों के पीछे अपना पेट भरने के लिए जानवर पीछे पीछे। अब क्या होने लगा, अभी धीरे धीरे बसने लग गए, अनाज को जाने लगे और मतलब पशुओं का पशुपालन करने लगे। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए इन्हें भंडारण भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण मतलब कि स्टोरेज, इसको बोलते हैं स्टोरेज। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद के भी इनको रखा गया। मतलब कि बड़े बड़े बर्तन बना के, टोकरियां बना के उनमें इन भंडारण किया गया, मतलब इनको अनाजों को रखने के लिए भंडारण किया गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट बोला गया कि जानवरों को क्या बोला गया कि चलते फिरते भंडार, खाद्य भंडार है, चलते फिरते खाद्य भंडार। क्यों? चूंकि जानवर जो पशु जिनको पालते थे उनमें से क्या थे, दूध की प्राप्ति होती थी, उनसे मांस की प्राप्ति हो जाती। तो ये चलते फिरते भोजन के भी स्रोत थे, खाद्य के भंडार थे। जानवरों को देखभाल मतलब उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, मतलब जैसे जैसे जानवरों की देखभाल करते हैं, एक से दो, दो से चार, जैसे जैसे तो उसके साथ दूध भी प्राप्त होता था। भोजन का जो गया है एक अच्छा स्रोत भोजन का। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, इसलिए पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। भोजन का भंडारण, चलते फिरते भंडार, खाद्य भंडार, इसीलिए बोला गया है इनको। आओ आरंभिक कृषकों एवं पशुपालन का पालकों के बारे में पता करें। मतलब अब जानेंगे कि आरंभिक मतलब किसान कैसे रहते थे, पशुपालकों के बीच में दिनचर्या क्या थी। नीले वर्ग दिखे मानचित्र दो में, मानचित्र दो, नीले वर्ग मतलब जो जो नीले कलर का, वहां वहां पे देखेंगे तो इनको कृषि कृषि के क्षेत्र मिलेंगे। मतलब जो जो नीले कलर के, अभी देखो एक मेहरगढ़ हो गया, जैसे नीले कलर का मेहरगढ़ हो गया, ये पाकिस्तान पड़ता है। इसके अलावा बुर्जहोम कश्मीर में, ये दार्जिलिंग हाइडिंग मतलब ये त्रिपुरा, त्रिपुरा मणिपुर की साइड में, उत्तर पूर्व भारत में। इसके अलावा चिरांद, कोलडीबा और महागड़ा ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इसके अलावा पेयमपल्ली, पेयमपल्ली तमिलनाडु, हल्लूर हो गया कर्नाटका में। तो ये नीले कलर के जो ये स्थान है, इन पर एक जो पुरातत्वविद थे, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने यहाँ पे मतलब कि जो पशुपालन और किसानों के लिए जो उनकी उनकी मतलब उनकी अवशेष मिले हैं इन जगहों पे। शुरुआती कृषकों एवं पशुपालनों के होने के साक्ष्य मिले हैं इन क्षेत्रों में। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तरी क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर एवं पूर्व एवं दक्षिण में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये उत्तर भाग हो गया, ये आधुनिक कश्मीर उत्तर भाग हो गया, ये पूर्वोत्तर भाग हो गया। इसके अलावा ये दक्षिण हो गई, बीच में भी मध्य भारत में भी बहुत सारे अवशेष हैं इनके। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों एवं पशुपालनों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे एवं पौधों पशुओं की जो हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या है कि रोचक इनमें से सबसे रोचक क्या है, जले हुए अनाज के अवशेष मिले हैं कई सारे स्थानों पे। जले हुए अनाज जिनको या तो ये तो खुद उन्होंने अपने मन से जलाया होगा या फिर वे गलती से जल गए होंगे। वैज्ञानिकों ने इन अनाज के दानों की पहचान कर सकी और इस तरह उन्हें पता चलता है कि महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान करते हैं। अब ये तालिका दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे क्या क्या मिले हैं। चूंकि जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला है, मेहरगढ़ अभी हमने देखा था जो आधुनिक पाकिस्तान के साइड में है। तो मेहरगढ़ में मिले हैं गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इनके अवशेष मिले हैं, हड्डियां मिली हैं बकरियों की, मवेशियों की, भेड़ों की। क्योंकि मेहरगढ़ में गेहूं का उत्पादन सबसे पहले माना जाता है। इसके अलावा चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े ये कहाँ मिले, ये कोलडीवा अभी हमने देखा जो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश में, कोलडीवा और महागड़ा, महागड़ा भी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे चावल और मवेशी मतलब मिट्टी के खुरों के निशान मिले हैं महागढ़ा में। मिट्टी, मवेशी, चावल या मवेशी, मवेशी मतलब जो पशु है ना, उन पे मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं कोलडीवा में। इसके अलावा गुफर कराल, गुफर कराल किधर है, गुफर कराल है उत्तर साइड में, कश्मीर में गुफर कराल। यहाँ पे मिले हैं गेहूं, गेहूं यहाँ पे भी मिला है, और दलहन, दलहन मतलब अनाज के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जो बुर्ज होम भी आधुनिक कश्मीर में, कश्मीर के एक गुफर कराल एवं बुर्ज होम उत्तर भारत में कश्मीर में अवस्थित। यहाँ पे भी गेहूं मिले हैं बुर्ज होम में, दलहन मिले हैं, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इनके जो हड्डियों के अवशेष मिले हैं बुर्ज होम में।
इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में क्या मिले हैं, बिहार का जो चिरांद है, बिहार के चिरांद में मिले हैं गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सारी चीजें मिली हैं चिरांद में। इसके अलावा हल्लूर, हल्लूर कहाँ है, जो आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है वहाँ है हल्लूर, वहाँ मिले हैं जवार, बाजरा, जवार और बाजरा भी मिले हैं हल्लूर में, क्योंकि ये सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और बार बार रिवाइज कर सकते हो। मवेशी, भीड़ एवं सुअर, बकरी, ये मिले हैं कहाँ, हल्लूर में। इसके अलावा काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी और भेड़ और सुअर भी मिले, यहाँ सुअर अलग हो गया। ये पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश, जो आधुनिक आधुनिक टाइम में जो आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर अनाज एवं हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें से उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। इसके अलावा स्थायी जीवन की ओर, चूंकि अब एक जगह रहने लग गए तो अब आवास की तरफ देखेंगे, अब कि आवास, जैसे धीरे धीरे इन्होंने आवास बनाना और रिलेशन, मतलब रिलेशन एक दूसरे से जान पहचान करने स्टार्ट हो गया। पुरातात्वविदों को कुछ पुरा स्थलों का पर झोंपड़ियों के घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम जो था, बुर्ज होम कहाँ पे है, अभी हम देखा बुर्ज होम, बुर्ज होम है कश्मीर में, बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर में। यहाँ क्या मिला है, यहाँ मिले हैं झोंपड़ियों एवं घरों के निशान, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे अक्सर लोग, जैसे सतह है उसके नीचे जिसको हम तल घर बोलते हैं, उस टाइप में घर बनाते थे, यहाँ पे इनको क्या बोला जाता था, गर्तवास बोला जाता था, गर्तवास बोला जाता था इनको। और इनमें सीढ़ियाँ भी होती थी, इनमें सीढ़ियाँ होती थी, और जो कि ठंड के मौसम में भी सुरक्षा मिलती थी, जो कि नीचे ही बनाया जाता था गड्ढे में नीचे। पुरातात्वविदों की झोंपड़ियों के अंदर एवं बाहर दोनों स्थान पर आग जलने, मतलब कि ऐसे अवशेष मिले हैं कि जैसे जो झोंपड़ी थी ना, जो झोंपड़ी थी उसके बाहर की साइड भी और अंदर झोंपड़े के अंदर भी, मतलब आग के निशान मिले हैं। मतलब इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला है पुरातात्विकों ने कि लोग अंदर भी और बाहर दोनों जगह खाना खाना बनाते थे। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, क्योंकि ये जो पत्थर मिले हैं, जैसे ये देखो ये इन्होंने दिखाए हुए हैं, ये जो पत्थर मिले हैं ये हमने देखा था पूरा पाषाण काल के पत्थर, उनकी शेप साइज अलग था, वे बड़े थे, लेकिन ऐसे इनकी शेप देखो कुछ यूनिक टाइप की, मतलब कि जैसे इनको बहुत सलीके से बनाया गया हो। ये नवपाषाण काल के युग का माना गया है इनको। और इनमें जो कुछ मैन मैन जैसे पत्थर के औजार हो, मतलब इनकी धार और पैनी कर दी गई, और पैना कर दिया गया था इनको, जैसे ओखली, मसूल, मूसल, ओखली मूसल। ओखली मूसल क्या होते हैं, जिनसे कूटा जाता था अनाज को, अनाजों को पीसा जाता था, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए, अनाज को पीसने के लिए जिनको उपयोग किया जाता था। क्योंकि गांव में आज भी लोग ओखली मूसली का प्रयोग, क्योंकि अब तो मिक्सर आ गया पीसने के लिए, क्योंकि हमारे गांव की बात करें तो आज भी बहुत से परिवारों में लोग जैसे दाल बाटी चूरमा, चूरमा जो बनाते हैं वो उसको उसको पीसने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें पीसने के लिए ओखली मूसली का यूज करते हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली या मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का जो निर्माण है उसका प्रयोग लगातार होता रहता है। इसके अलावा नवपाषाण, मतलब बहुत सारे ऐसे मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं। नवपाषाण कालीन युग में पत्थरों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन पर अलंकरण भी किया जाता है। अलंकरण का मतलब जिन पे अच्छे अच्छे चित्र भी बनाए गए हैं। ये नवपाषाण कालीन की, मतलब 10,000 साल बाद की बात है, 10,000 साल बाद में। बर्तनों का प्रयोग उपयोग जो चीजों को रखने के लिए किया जाता है, पहले इस्तेमाल किया जाता चीजों को रखने के लिए कि इनमें कुछ रख दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इनका उपयोग खाना बनाने के भी सामान के रूप में, आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगे ये। और फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, बर्तनों का आविष्कार करके, कपड़े कपड़े भी चाहिए पहनने के लिए तो उनका आविष्कार करने लगे, और कपास की जानकारी जुटा, कपास की जैसे कपास जैसे आवश्यक पौधे, कपड़े बनाने के लिए कपास चाहिए, ऊन चाहिए, रुई चाहिए, तो उसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, मतलब दो तरीके की कंडीशन बताई, कुछ जगहों पे क्या हो रहा था कि लोग अभी भी स्त्री पुरुष शिकार में लगे हुए थे, भोजन संग्रह का काम करने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये जो जो समझदार हो गए लोग, पशुपालन करने लग गए थे, टिक कर रहने लग गए एक जगह, मौसम के मुताबिक बदल अपने अपने बदलने लगे। और धीरे धीरे क्या थे, अब समूहों में रहने लगे लोग, समूह में रहने लगे तो ऐसे एक समूह बन गए, परिवार बने, परिवार से धीरे धीरे समाज बने, समाज में क्या होगा, धीरे धीरे रीति रिवाज बने, नहीं रीति रिवाज बने। जैसे पुरातात्विदों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि जैसे कृषक थे, कृषक एवं पशुपालक समूह, मतलब एक जगह रहते थे, धीरे धीरे समाज समाज इनको क्या बोला जाने लगा, जनजाति बोलने लगा।
विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे कुछ ऐसे रीति रिवाज। क्योंकि जनजाति क्या होती है? जनजाति मतलब जनजाति हमने देखा कि जो किसानों के समूह, पशुपालन करने वाले पशुपालकों के जो समूह एक जगह रहते थे, इनको जनजाति बोलते थे। छोटी छोटी बस्तियां होती थी जो कि जिनमें एक दूसरे से संबंधित रहती थी। परिवारों का समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करता था। बहुत सारे परिवार मिलेंगे एक बस्ती में, उनसे बन जाएगी एक जनजाति, एक समूह बन जाएगी छोटी बस्ती। तो ये बहुत सारी अलग अलग होती थी, अलग अलग समूह, अलग अलग जाति, जैसे एक गाँव ऐसे ही। और इनके जो सदस्य थे ना, इनमें जो महिलाएं का क्या काम होता था, अक्सर महिलाएं क्या करती थी? महिलाएं करती थी खेती का सारा काम करना, जमीन तैयार करना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटने तक का काम करना, इसके अलावा बच्चों की देखभाल करना, और खेतों में चिड़िया वगैरह जानवरों से उनकी मतलब खेत फसलों की सुरक्षा करना, पौधों एवं फसलों को नुकसान न पहुंचाए जो जानवर है उनसे उनकी सुरक्षा करना, फसलों को पीसना। इसके अलावा पुरुषों का मेनली काम होता था कि वे शिकार करें। वे बड़े बड़े झुंडों को चराएगा, पशुओं के छोटे झुंडों को, बच्चों को चुराने के लिए भेज देंगे, बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ तक कि जब शाम को या जब भी सफाई वगैरह दूध निकालने का काम हो, तो ये काम दोनों मिलके कर लेते थे, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरी बुनने, औजार एवं झोंपड़ी बनाने का काम भी साथ साथ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, तो समूह में रहेंगे तो नाच गाना तो ये तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। नाच गाना एवं घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। जैसे उनकी जिंदगी का क्या हो गया, एक अहम हिस्सा बन गया। कुछ लोगों को नेता धीरे धीरे राजनीति, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो एक लीडर भी चाहिए। लीडर क्यों चाहिए? एक तो उनकी सेफ्टी करे, एक की सुरक्षा करे उनको, जिसकी एक की बात मान सके, कुछ भी छोटी मोटी बात हो, जो भी लड़ाई झगड़े हो, उनको सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ शुरुआत में नेता किसको माना गया? शुरुआत में जो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति थे, जो अनुभवी थे, नौजवान योद्धा, फिर पुरोहितों को, यानी कि जो वयस्क महिलाएं थी, जो समझदार महिलाएं हो गई थी, उनके ज्ञान एवं अनुभव को भी विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। ये स्टार्टिंग की बात है। इतना भेदभाव, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा था। जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां एवं चित्रकारी भी शामिल है। और इनके मतलब धीरे धीरे इन्होंने चित्र भाषाओं की, संगीत की, कहानी एवं चित्रकारी अपने अपने मतलब सांस्कृतिक परंपराएं बनने लगी, रीति रिवाजें बनने लगे हर अलग अलग जनजाति के, और अपने अपने देवी देवताओं को धीरे धीरे मानने लगे। तो और इसके अलावा जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी कुनबे की संपत्ति मानी। मतलब जो भी होता था, जंगल जमीन जहाँ ये रहते थे, वो सारे जो भी संसाधन थे उनको पूरा कुनबे का संसाधन माना जाता। सभी उनका साथ में एक अच्छे तरीके से यूज करते थे, साथ में ना कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं था बिल्कुल भी। इसके अलावा क्या था, मतलब जब एक साथ सभी लोग सभी बराबर की हिस्सेदारी से काम करेंगे, बराबर का यूज करेंगे संसाधनों का, तो अमीरी गरीबी का भी इतना प्रारंभिक समाज में अमीरी गरीबी का इतना असमानता नहीं थी, मतलब कि असमानता नहीं थी लोगों के मध्य। लोग एक दूसरे से मिलके रहते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब दो जगह के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा था, हमने देखा था, जो पाकिस्तान में गया अभी। और उसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पढ़ेंगे। नहीं दार्जिलिंग नहीं, सॉरी, दाओजली, दाओजली हेडिंग, इसके बारे में मतलब दो स्थान दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह आएंगे जिनको आपको बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा, ताकि क्योंकि सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे सबसे पहले गेहूं जो उगाना, भेड़ बकरी का पालन कहाँ किस एरिया में किया गया था, तो इसमें दे रखा है कि इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। और है किधर ये, मतलब ये जो मेहरगढ़ है ना, ईरान जाने वाले, ईरान मतलब कि पश्चिम, पश्चिम जो यूरोप है, पश्चिम यूरोप या पश्चिम जो एशिया है, पश्चिम एशिया की तरफ मतलब ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान। बोलन दर्रा है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की साइड में। तो उसके पास में एक समतल मैदान है जिसको मेहरगढ़ के नाम से अब उस टाइम पे जाना जाता था। और यहाँ पे हमने देखा कि हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले जो गेहूं उगाना, जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातात्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। सबसे पहले यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मतलब खुदाई की ना इन्होंने, तो बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली, जिनमें कौन कौन थे, हिरण थे, सुअर थे, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो हड्डियां मिली थी वो भेड़ एवं बकरियों की मिली थी। जो कि इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं, तो ये लोग मवेशियों को पालन करने लगे। मतलब ये कन्फर्म हो गया था कि ये पशुपालन करने लगे थे, क्योंकि जो मवेशी थे, भेड़ बकरियां, उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा मिली थी। मेरगढ़ के अलावा
चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इन सब के अलावा वहाँ घर मिले हैं, मतलब 4 चौकोर तरीके के घर, जो कि सामान्यतः इनमें 4 या 4 से ज़्यादा कमरे होते थे, जो कि जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। भंडारण का मतलब जैसे अनाज वगैरह रखने के लिए उसके काम आते होंगे, भंडारण काम। इस ये घर दे रखा है, देखो आप इधर पहले एक बार ये देखो, इसमें से घर दे रखा है। ये जो घर मेहरगढ़ में मिले, इस टाइप से घर मिले थे, जो सामान्यतः भंडारण के काम है। जिसके अलावा जो पशुओं की हड्डी कब्र में मिली है, मतलब कोई कब्र वगैरह में जैसे पशुओं की हड्डी ऐसी दबी हुई मिली, बकरी जैसे कंकाल मिले हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधों के जो प्रति उनके मतलब उनके द्वारा प्रति सम्मान जताते, मृतक के प्रति सम्मान जताया भी, जैसा कि मरने के बाद उनके सगे संबंधी थे ना, वो लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में क्या करते थे, जो मृतक दबाते थे ना, कब्र में दफनाते थे, तो उनके साथ में जानवरों को भी दफना देते थे, ताकि वे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ये सोच के कि जैसे कब्र थी उसमें जैसे कोई मृतक को दफनाना था, उसके साथ कुछ जानवरों को भी दफना दिया, जैसे बकरी को दफना दिया गया, कि ये सोच के कि मतलब अब इसको अंधविश्वास बोल रहे हैं, उस टाइम की मान्यता समझो, कि ये सोच के कि परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, इस तरीके से उनको दफना दिया जाता था साथ में। देखो ये किसी आदमी की हड्डियां हैं और इसके साथ में जानवरों की हड्डियां दफनाई गई है, बकरी वगैरह। ये घर हो गया। पहले और बाद के स्तर, पहले और बाद मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया रखा है कि जैसे घर बना है किसी जगह पे, कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों बाद में, सैकड़ों साल बाद धीरे धीरे वो टूट गया, फिर उसके ऊपर नया बनता गया, फिर ऐसे चलता रहता है। तो कई सालों, हजारों सालों बाद में क्या होता है, टीले रूप में बन जाते हैं, नीचे वाले दबते रहते हैं, उनके सामान वगैरह बिखर जाएंगे, कुछ भी गिरे रह जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो जब उनकी खुदाई होती है, तो जो सबसे पहले वाले घर थे ना, वो सबसे नीचे मिलते हैं, सबसे निचली परत में मिलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो सबसे पहले मिलता है ना, वो बिल्कुल आधुनिक चीज, वो अभी मॉडर्न नई, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो बहुत पुरानी होती जाती है। इसके अलावा दाऊद अली हार्डिंग, दाऊद अली हार्डिंग के बारे में हमने देखा था कि ये भारत के पूर्वी भाग में त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा की तरफ, त्रिपुरा की साइड में है। इसमें इसमें क्या है, इसमें क्या मिला है, इसमें यह पुरातन स्थल चीन और म्यांमार की ओर, जैसे हमने जाना था कि ये यहाँ पे था, ये भारत था, और यहाँ पे मिला था दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। तो ये इधर इसके इस साइड में क्या था, म्यांमार था, बर्मा जिसको बोलते थे। और ये इधर ये क्या है, ये चाइना है, चीन है। तो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी, ये ब्रह्मपुत्र घाटी है सारी, जैसे ब्रह्मपुत्र आती है चीन से होती है। तो पत्थरों के उपकरण मिले हैं, यहाँ पे क्या मिले हैं, घाटी में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दाऊजली पहाड़ी, हर्डिंग, दाऊजली हर्डिंग पहाड़ी, ये दाऊजली हर्डिंग पहाड़ी। और यहाँ मिले क्या है, यहाँ खरल मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। मूसल जो अब हमने देखा था, पिसाई के काम आते हैं, कूटने के काम आते हैं। यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है, जेडाइट पत्थर, जो जेडाइट एक प्रकार का पत्थर, जो शायद चीन से, ये संभावित था कि चीन से मंगाते होंगे। और इस पुरातन स्तर में कास्टास्म, कास्टास्म का मतलब क्या होता है, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, मतलब कि इतनी बहुत इतनी पहले की लकड़ी है कि वो उसके अवशेष मिले हैं, जो कि सख्त हो गई बहुत ज्यादा पहले की, और जो पत्थर के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो तुर्की है, तुर्की, तुर्की जो मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट देशों में, मतलब एटलस में देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में बीच में, यूरोप के पास, यूरोप, यूरोप और एशिया के बीच में, जैसे उस टाइम उस जगह पे जो तुर्की है, तुर्की, यहाँ दूर दराज के स्थानों में कई चीज़ें, दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी। उनमें से एक मतलब स्थान है, कोई एक सुप्रसिद्ध पुरा स्थल जिसका नाम है चताल ह्यूक, चताल ह्यूक। ये तुर्की का एक प्रसिद्ध पुरा स्थल है, जहाँ पर दूर दराज के स्थानों से कई सारी चीजें लाई गई थी, उनका उपयोग किया गया था। जैसे क्या क्या लाया गया था, जैसे सीरिया जो देश है, सीरिया से लाया गया था चमकदार पत्थर। लाल सागर जो रेड जो सी है, उससे कोडियां लाई गई थी। भूमध्य सागर जो मेडिटेरेनियन सी है, उससे सीपियां लाई गई। ध्यान रहे कि समय पर उस टाइम पे क्या था, पहिए का आविष्कार नहीं था, ये जो सामान लेके आ रहे थे तुर्की, तुर्की के चताल हायूक में, जो ये सामान लेके आ रहे थे सीरिया से, लाल सागर से, भूमध्य सागर से, सीपियां, कोड़ियां, चमकदार पत्थर, ये
ऐसा नहीं कि वाहन पे जैसे आजकल आजकल जो है कि रखा गाड़ी पे और चल दिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये या तो खुद के सर पे लेके आ रहे थे, खुद की पीठ पे लाद के ला रहे, या फिर जानवरों की पीठों पे लाद के लेकर आ रहे। तो उस टाइम पे पहिए का विकास नहीं था। तो ये हमारा जो चैप्टर था, इसमें हमने जाने इसमें कुछ ये तिथि दे रखा है। दो तिथि ये भी याद रखने की है कि जो बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था, जो सबसे पहले 12,000 साल पहले हुआ था। और जो मेहरगढ़ की जो बस्ती का आरंभ हुआ था वो 8,000 साल पहले की है, मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में। तो आई होप अच्छे से हमने सारे कंसेप्ट के लिए बहुत सारी हमें हमें नॉलेज मिली होगी इनके बारे में कि जनजाति क्या है, भंडारण कैसे करते थे लोग, किन पशुओं को चुनते थे, किन फसलों को चुनते थे। और मतलब दफनाने की भी यहाँ तक हमने जान लिया कि लोगों के एक साथ परिवार में रहने लगे, जनजातीय झुंडों में नेता तक चुनने लगे। और जब कोई मृतक हो जाता था तो उसके प्रति परिवार की संवेदना व्यक्त होती। और उनको उनके साथ भी मान्यता थी कि उनके साथ में किसी पशु को भी दफना, जैसे बकरी हो गई, ताकि क्या कि जैसे वो परलोक में जाएंगे भगवान के पास, इनके देव देवता के पास, तो वहाँ उनको खाने का इंतजाम हो सके। तो ये सारा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी नई कुछ और शानदार से इंफॉर्मेशन जानेंगे, जो हमें और ज़्यादा मतलब हमारी बहुत सारी क्यूरीज रहती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो जिनका जवाब आज तक नहीं मिला, वो हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। और अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखना। धन्यवाद। जय हिंद।